अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल तथ्याग्रह पर। जिन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, उसको और भी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में एक सुसाइड अटैक हुआ था, क्योंकि मीडिया में ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि वो एक सुसाइड अटैक था, कुछ लोग उसमें मारे गए थे, एक आतंकवादी घटना थी। उसके कुछ दिन बाद 18 नवंबर 2025 को उस धमाके का जो आरोपी है डॉक्टर उमर नबी, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में हेडलाइन ऐसी चलाई गई थी मुख्तलिफ मीडिया संस्थानों द्वारा कि ये जो आरोपी है ये इस तरह के अटैक्स को, टेररिस्ट एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। उस वीडियो में जो उस कथित आरोपी है उमर नबी, वो कह रहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक्स की एक ख़ास प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई आदमी ये मान लेता है कि उसकी मौत एक मुकर्रर टाइम और जगह पर होगी तो वो एक ख़तरनाक मेंटल स्टेट में चला जाता है। वो ये मानने लगता है कि मौत ही उसकी एकमात्र मंजिल है। आगे उमर कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी सोच या ऐसी परिस्थितियाँ किसी भी लोकतांत्रिक या इंसानी निज़ाम में स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये जीवन, समाज और कवानीन के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को मैंने आज तक पे पढ़ा था। ये हिंदी तर्जुमा है, जो उमर ने वीडियो में कहा था उसका हिंदी तर्जुमा है, मैंने आज तक पर पढ़ा था। और इस रिपोर्ट के जो करेस्पॉन्डेंट थे अरविंद ओझा, उन्होंने रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया था कि ये जो वीडियो है उमर उन नबी का, ये आतंकवादी की साइकोलॉजी समझने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आतंकवादियों की जो साइकोलॉजी में ऐसा कुछ समझने लायक मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, और समझना चाहिए भी नहीं। एक सभ्य समाज में आतंकवाद को कभी भी जस्टिफिकेशन के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म जो है वो एक बुरा एक्ट है, और टेररिज्म को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की डाइकोटोमी में रखकर नहीं देखना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज़ टेररिज्म, उसको टेररिज्म की तरह देखना चाहिए। हालांकि बाटला हाउस एनकाउंटर के टाइम, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो एक सर्वाइविंग अक्यूज्ड था, उसने एक बयान दिया था, 2008 की बात है, उसने एक बयान दिया था कि जो इंडिया टुडे की कवर स्टोरी बनी थी, उसने कहा था कि अगर उसको ये पता होता कि उसकी माँ उस एरिया में मौजूद है जहाँ पर वो बॉम्ब प्लांट करने वाला है, तब भी वो बॉम्ब लगाता। तो सलमान खुर्शीद ने अपनी एक किताब है विजिबल मुस्लिम्स इनविजिबल सिटीज़न, इस किताब में उन्होंने पेज नंबर 192 पे चैप्टर नंबर 15 एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड में इस चीज़ को मेंशन किया है कि सलमान खुर्शीद साहब ने जब इस इंडिया टुडे स्टोरी के बारे में पता करना चाहा उनके इंटरलोक्यूटर्स से, तो उन्हें बताया गया कि ये एक कुक्ड अप स्टोरी है, फॉल्स स्टोरी है, और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बल्कि उसने जो बयान दिया था वो पुलिस की केस डायरी में भी मौजूद है, बकौल सलमान खुर्शीद, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं यूपीए सरकार के वक्त। तो उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को लिखा है कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि उसने जो बयान दिया था वो केस डायरी में मौजूद है। उसने युवाओं के रेडिकलाइजेशन होने पर फिक्रमंद होते हुए ये कहा था कि हमारी जनरेशन तो बर्बाद हो चुकी, अब आने वाली जनरेशन को बचा लीजिए। उसने इस किस्म की बात की थी। हालांकि रेडिकलाइजेशन भी एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हो रहा है, जबकि ये मतलब दिलचस्प बात है कि रेडिकलाइजेशन आपका सिर्फ बाबरी मस्जिद पर हो रहा है। हालांकि वो उस जनरेशन की बात कर रहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन हुआ, युवाओं का, अब आने वाली जनरेशन को बचा लीजिए, इस तरह से उसने बात की थी। सलमान खुर्शीद ने इस चीज़ को अपनी किताब में लिखा है। हालांकि इस तरह की जो मज़लूम होने की पहचान जो है वो
19वीं सदी में जो यहूदियों के ख़िलाफ़ जर्मनी में, इटली में फासिज़म और नाज़ीवाद को जो बढ़ावा दिया गया था कट्टर राष्ट्रवाद के ज़रिए, यहूदी उस नफ़रत के निशाने पर थे। और उस वक्त यहूदियों के ख़िलाफ़ जो वो नफ़रत थी, जो परसिक्यूशन हो रहा था, उसको उस वक्त सपोर्ट किसने किया था? क्या गांधी ने किया था? जिसने किया था आप सब जानते हैं। फासिज़म को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। जिन्होंने किया था वो सब मौजूद है। डॉक्टर BS मुंजे इटली गए थे, यहाँ पर श्री गोलवलकर ने सपोर्ट किया था, RSS ने सपोर्ट किया था। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की पहचान जो होती है, मज़लूम होने की पहचान, वो मुसलमानों की बनाई जा रही है और ये पहचान बिल्कुल कंस्ट्रक्ट की जाती है, ऐसी आइडेंटिटी बनाई जाती है। फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी किताब है कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन, इसके चैप्टर नंबर 7 में उन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स के ज़रिए ये ऐसी पहचान कैसे बनाई जाती है और उस पहचान को बनाकर सेम इसी नज़रिए से मुसलमानों को भी देखना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने इसमें लिखी है। मतलब इंसान कोई भी पढ़ेगा उस चैप्टर को तो वो समझ जाएगा। फिर भी वो पहचान कैसे बनाई जाती है और वो पहचान बनाने में किन किन स्कॉलर्स का योगदान है, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब में लिखा है। मैं ज़्यादा डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, असल में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक इडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी होता है जिसमें सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन का आपको एहसास कराया जाता है। अब उस वक्त फासिज़म को जवाब देने के लिए इस तरह की आइडेंटिटी बनाई गई थी। उनमें एक स्कॉलर है जोहान गॉटफ्राइड वॉन हर्डर, इनको हिटलर का प्रीकर्सर बोला गया है। फर्डिनेंड टोनीज, इन्होंने इस तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन होती है इंसान की, उसमें टेररिस्ट की साइकोलॉजी समझने की बात की गई थी अरविंद ओझा साहब की रिपोर्ट में। यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन की बात कर रहे हैं फर्डिनेंड टोनीज, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। 19वीं सदी में एक जिनके लिटरेचर को बहुत फ़रोग़ दिया गया था जर्मनी में, एक स्कॉलर है, बिब्लिकल स्कॉलर, पॉलीमेसिस्ट हैं, पॉल डे लेगार्डे। इन्होंने एक इस तरह की पहचान जर्मनी के लोगों की बनाने में मदद की थी कि तुम्हारे रिसोर्सेज पे ये आउटसाइड फोर्सेस जो है वो कब्ज़ा जमा कर बैठी है, इसलिए तुमको तुम्हारा हक नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जूलियस लैंगबैन, आर्थर मोइलर, वेंडेनब्रक, और 19वीं सदी के जितने भी नेशनलिस्ट गुजरे हैं उनकी एक ऐसी पहचान नेशनलिज़म के थ्रू बनाई गई कि आप बहुत विक्टिम हुए हैं, मज़लूम हुए हैं, दूसरे जो है इनके हक लेके जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इनको यहाँ से बैनिश करना पड़ेगा, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा ताकि आपके रिसोर्सेस आपके हो सके, आपकी कंट्री आपकी हो सके। और इस तरह फासिज़म, हिटलर का जो नाज़ीवाद था उसको फरागत दी गई थी। कुछ स्कॉलर्स हैं, फ्रेडरिक नीचे, अर्नेस्ट ट्रोल्स, थॉमस मैन, ये पॉल डे लेगार्डे जो बिब्लिकल स्कॉलर हैं उनको काफ़ी सिंपैथेटिकली पढ़ते हैं। और इस तरह की पहचान बनाने के लिए मुसलमानों की, इसमें अर्नेस्ट गेलनर जो हैं, जो नेशनलिज़म के थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मॉडर्न इस्लामिज़म नीड टू बी सीन थ्रू अ सिमिलर लेंस। बोथ नेशनलिज्म एंड इस्लामिज्म आर रूटेड इन मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, ओलिवर रॉय एक फ्रेंच मिडिल ईस्टर्न स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि जो नई जनरेशन आतंकवादियों की है उनमें 25% ऐसे हैं जिनकी स्टोरीज़ जो है, क्योंकि उनको हथियार उठाने के लिए जो उनकी स्टोरीज़ वो बता रहे हैं वो उनकी पर्सनल स्टोरीज़ बता रहे हैं। वो कोई रिलीजन से इंस्पायर होके
इस्लाम की वजह से हथियार नहीं उठा रहे हैं, वो उनकी पर्सनल स्टोरीज़ की वजह से उन्होंने सेक्युलर मुआशरे में, वेस्टर्न सोसाइटी में काफ़ी सेग्रीगेशन फेस किया, एलियनेशन फेस किया। उनका एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बताते हैं इस किताब में कि 30% तक गिरा, उनको मौके अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं पाई, तो इस वजह से वो डिप्राइव्ड हुए, मार्जिनलाइज्ड हुए उस मुआशरे में, और फिर मायूस होकर के उन्होंने हथियार उठाया। अब इस तरह अगर आप मज़लूम हैं तो क्या आपको हथियार उठाने का जवाज़ मिल जाता है? इस पर इस्लाम क्या कहता है? क्योंकि इस्लाम पर ही बात आती है, अल्टीमेटली मुसलमानों पर ही बात आती है, तो इस्लाम इस पर क्या कहता है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। और अगला वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा उस फैक्ट्स को पब्लिक के सामने लाने में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो प्रधानमंत्री सचिव थे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री सचिव थे सुधींद्र कुलकर्णी साहब, उन्होंने एक किताब जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई है, फतवा अगेंस्ट टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। उसमें से मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि क्या जुल्म आपके ऊपर अगर जुल्म हुए हैं, आपने मार्जिनलाइजेशन, एलियनेशन, डिप्राइवेशन पॉलिटिक्स में फेस किया है, तो क्या आपके हथियार उठाने को जवाज़ मिल जाता है? इस पर इस्लाम की जमहूरी फ़िक्र क्या कहती है, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।